बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शोबे खुशामदीद कहता हूँ। आज 22 जून और दिन है बुध का। व्यूअर्स, 3 खबरों पर तफसील से बात करेंगे। पहली खबर, नवाज शरीफ साहब मुल्क में कैसा आर्मी चीफ चाहते हैं, और दूसरी तरफ इमरान खान की क्या ख्वाहिश रही कि हमारा आर्मी चीफ, हमारा सिपा सलार कैसा होना चाहिए, और अगर घर पर हमला हो जाए, डाकू डाका डाल रहे हो, तो फिर चौकीदार का क्या किरदार होता है। इस पर तफसील से बात करेंगे। वक्त बदल रहा है और ताकतों को भी बदलना चाहिए, ये किसने कहा, और फिर एक दरख्वास्त दायर कर दी गई है कि शहबाज स्पीड के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जाए। इसकी भी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज अमेरिका की तरफ से ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी अमेरिका ने अपना ये किरदार अदा किया, और ये सिलसिला कोई इस सदी की इजाद नहीं है, बल्कि 19वीं सदी में भी ये किरदार अमेरिका अदा कर रहा था। पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज हुई, एक हुकूमत को घर भेजा गया, और डोनाल्ड लू जैसे किरदार मंजरेआम पर आते हैं जिन्होंने मरासे के जरिए पाकिस्तान की हुकूमत को धमकी दी, और फिर जो जुबान इस्तेमाल की गई वो किसी सूरत भी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज नहीं थी। डोनाल्ड लू का किरदार नेपाल में क्या रहा और श्रीलंका में क्या रहा, अब ये अमेरिका के अपने अखबारात हेडलाइंस सुना रहे हैं, बता रहे हैं कि अमेरिका दूसरे ममालिक के अंदर जाकर किस तरह रजीम चेंज करती है। अब ये बयानिया खान साहब का नहीं है, ये पूरी कौम का बयानिया बन चुका है। मरासले की हकीकत, कौमी सलामती कमेटी के इजलास में क्या कुछ होता रहा, जुडिशल कमीशन का ना बनना, और पाकिस्तान के ताकतवर हलकों की तरफ से जो बयानात पहले दिए गए और फिर बाद में जो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया, इससे वाज़ेह हो जाता है कि मरासला मौजूद है। एक साजिश की गई इमरान खान की हुकूमत को घर भेजने के हवाले से। व्यूअर्स, ये बातें चल ही रही थी कि टेलीविजन चैनल के ऊपर एक इंटरव्यू ब्रॉडकास्ट किया जाता है। खुर्रम दस्तगीर साहब ने पूरी कौम के सामने एक इंकशाफ किया, और वो इंकशाफ इंपोर्टेड हुकूमत के हवाले से था। वो ये कहते हैं कि हमें बहुत पहले ये मालूम हो चुका था कि तहरीक इंसाफ मुल्क के अंदर 100 के करीब जजेस लगाएगी, और इसका बुनियादी मकसद ये था कि नैब के केसेस को उनके मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जा सके। यानी एक तरफ से नैब केसेस बनाएगी अदालतों के ज़रिए, पाकिस्तान की जितनी भी सियासी जमातें हैं जिन से इमरान खान को ख़तरा है, उन तमाम को नाअहल कर दिया जाएगा, और फिर नाअहली का जो एक सिलसिला है, जो एक तलवार है, इसको अपने सरों से हटाना कोई इतना आसान नहीं है। क्योंकि आपको याद रखना पड़ेगा कि नवाज शरीफ साहब नाअहल हो गए, दूसरी तरफ मरीम नवाज इलेक्शन नहीं लड़ सकती। नाअहली की तलवारें इनके सरों पे मौजूद हैं, और इनको हटाने के लिए जब तक ये ताकतों से डील नहीं करेंगी, इनकी तलवारें इनके सरों पे लटकती रहेंगी। तो ये एक पिक्चर पेश की गई खुर्रम दस्तगीर साहब की तरफ से। फिर उन्होंने एक और दूसरी बात कही जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अब जितना खान साहब कोशिश कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान के ताकतवर हलकों का नाम ना लें, ये तमाम कुव्वतें जानबूझकर ऐसे बयानात जारी करती हैं जिससे इसका दिफा करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। खान साहब की तकरीर के अंदर जो चीदा नुकात थे और जिस तरह उन्होंने न्यूट्रल्स को मुखातिब करके बात कही, उस पर मैं आगे चलकर बात करता हूँ। लेकिन खुर्रम दस्तगीर ने क्या कहा? खुर्रम दस्तगीर साहब ये कहते हैं कि आर्मी चीफ अपनी मर्जी का लगाना चाहते थे इमरान खान, ताकि आर्मी चीफ अपनी मर्जी का होगा, फिर उससे जिस तरह के मर्जी आप इकदाम करवाएं तो कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा। व्यूअर्स, मैं आपके सामने एक बात ज़रूर रखना चाहता हूँ, वो इसलिए भी ज़रूरी है कि आपको मालूम हो सके कि मुल्क के अंदर सबसे ज़्यादा आर्मी चीफ की तैनातियाँ किस सियासी जमातें की। इस मुल्क में सबसे ज़्यादा जो हिस्सा है ना आर्मी चीफ की तैनातियों में, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का है, और इसकी एक हिस्ट्री है। आप किसी ऐसे शख्स को आर्मी चीफ लगाएं जो आपकी बात माने, जो आपके कहने पर चले, और फिर आपके करप्शन के केसेस जो हैं उन्हें ना रोका जा सके। खान साहब ने इन दोनों पर आज तफसील से बात की है। खान साहब ये कहते हैं कि इमरान खान अपना आर्मी चीफ रखवाना चाहता था। ये इंकशाफ जो है वो उस इंटरव्यू में किया गया। मैंने मेरिट पर आर्मी चीफ बनाना था। अब जब नवंबर की बात आती है तो खान साहब ने एक दफ़ा नहीं मुतअद्दिद दफ़ा ये बात कही है कि मेरे वहम गुमान में भी नहीं, और मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर ये बात करता हूँ कि अगर मुझे मौका मिलता, नवंबर आता, तो मैंने आर्मी चीफ अपनी मर्जी का नहीं बल्कि मेरिट पर लगाना था। और फिर उन्होंने 2 एग्जाम्पल्स भी दी शौकत खानम की, कि वहाँ पर भी अगर हम लोगों की मर्जियों के मुताबिक या अपने रिश्तेदारों को वहाँ पे लगा रहे होते तो शायद शौकत खानम वो मिसाली हॉस्पिटल ना बन पाता जो आज है। फिर उन्होंने दूसरी जो मिसाल दी वो नमल यूनिवर्सिटी की थी, और फिर क्रिकेटिंग कैरियर का वो जिक्र करते हैं कि मैंने अपनी सारी ज़िंदगी के अंदर कभी भी किसी की सिफारिश नहीं मानी,
और हमेशा लोगों को, क्रिकेटर्स को अपनी टीम में मेरिट की बुनियाद पर शामिल किया और बड़े बड़े नाम जो हैं वो पैदा हुए। आकिब जावेद जैसा वो जिक्र करते हैं, इसके अलावा इंजमाम उल हक, वकार यूनुस, ये तमाम क्रिकेटिंग लेजेंड बन गए क्योंकि सिलेक्शन जो थी वो खान साहब की अपनी थी, किसी की करवाई नहीं गई थी। जिस तरह इस इम्पोर्टेड हुकूमत में सिलेक्शन हो रही है ना, ऐसा नहीं था कि किसी ताकतवर ने कहा कि इसको फाइनेंस मिनिस्टर लगा दो या इसका खास ख्याल रखना कि ऐसे मुशीर लगा दिया जाए, ऐसा नहीं हो रहा था। लोगों को एकोमोडेट नहीं किया जा रहा था, बल्कि लोगों को मेरिट पर लगाया गया। अगर आपने नोट किया हो ना, तो खान साहब के दौर में सबसे ज़्यादा लोगों को तब्दील किया गया और उसकी बुनियादी वजह यह थी कि अगर कोई मिनिस्टर अपनी मिनिस्ट्री में बेहतर परफॉर्म नहीं कर रहा तो फिर उन्होंने उससे वो पोर्टफोलियो ले लिया और उसको उसकी इस्तात के मुताबिक और उसके टैलेंट के मुताबिक उसको मिनिस्ट्री जो है वो दी गई। मईशत की मिसाल आपके सामने है। अच्छा, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात व्यूअर्स इस पूरी तकरीर के अंदर थी ना, और ये जो मैंने इतनी लंबी तमहीद बांधकर आपको तारीख के मुख्तलिफ हिस्सों में मैंने आपको लेकर गया और फिर खुर्रम दस्तगीर की जो बात है, आपको याद रखना चाहिए कि नवाज शरीफ ने मुल्क के अंदर अपनी मर्जी का आर्मी चीफ इसलिए लगवाया हमेशा ताकि वो एक सेम पेज पर आ जाए। और जब आप सेम पेज पर आ जाते हैं ना, फिर आप जो मर्जी करें, आपकी चोरी को कोई पकड़ नहीं सकता। मुल्क के अंदर आप करप्शन करते हैं, इदारों का कत्लेआम किया जा रहा है इस वक्त मुल्क के अंदर, लोगों को इदारों के ज़रिए पाबंद सलासल करवाया जाए और इदारों को इस्तेमाल किया जाए। नैब को इसलिए नवाज शरीफ ने ख़त्म नहीं किया था ताकि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ एक महाज क्रिएट कर सकें, और एक महाज बनाया भी गया। जो बाद में नैब ने केसेस जो बनते हैं, जो इदारा मौजूद था, जो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है, उसे यकीनन केसेस भी इस पूरे ख़ानदान के हवाले से बनाए। और इदारों को कंट्रोल करने के लिए आपको आर्मी चीफ की खिदमात लेना पड़ती है, ये ख्याल है नवाज शरीफ का, जिसके ऊपर हमेशा वो कारफरमा रहे। उन्होंने हमेशा इसी तरह किया। अब सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह, और हम भी ये बात सोचते थे कि शायद इमरान खान को चाहिए था कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से गठजोड़ कर लेते। तीन ताकतें, बड़ी ताकतें मुल्क के अंदर मौजूद हैं। तहरीक इंसाफ आज भी इन जमातों से ऊपर है, क्योंकि अगर आप किसी इवन के नून लीग के लोगों से भी बात करें तो वो ये कहते हैं कि हमारा मुकाबला सिर्फ पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, बाकी दीगर सूबों में हमारी ना अक्सरियत है और ना हम मुकाबला कर सकते हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की वो वाहिद जमात है जो इस वक्त तमाम सूबों में पूरे मुल्क की नुमाइंदगी कर रही है। यानी आपको नून लीग सिंध के अंदर नज़र नहीं आएगी, आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़र आएगी। अपोजिशन, तगड़ी अपोजिशन वो करते हैं। सिंध की हुकूमत के हवाले से उनको टफ टाइम दिया हुआ है। कराची के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीट्स जो हैं, जिस तरह उन्होंने अवाम का इत्मीनान हासिल किया, नून लीग ने वहाँ पर इत्मीनान हासिल नहीं किया। बलोचिस्तान में तो हमेशा से ही खिचड़ी पकी रही, क्योंकि वहाँ पर भी इदारों की एक छाप है और सियासत वहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हमेशा होती रही है। और केपी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, और यहाँ पर पंजाब में एक जो मुकाबला है वो नेक टू नेक चल रहा है। तो तहरीक इंसाफ वो जमात है जिसकी हुकूमत भी सिर्फ एक सूबे में नहीं है, बल्कि पहचान और एक ख़ास मैंडेट मौजूद है। तो इस सूरत हाल के अंदर सवाल अक्सर ये किया जाता था कि खान साहब आप क्यों नहीं पीपल्स पार्टी से हाथ मिला रहे थे। और मेरे ज़हन में भी अक्सर ये सवाल आता था कि अगर ये पॉलिटिकली अपने आप को किसी दूसरी सियासी जमात के साथ अलाइन कर लेते तो शायद ये सारे चोर डाकू इकट्ठे ना होते। खान साहब ने एक बात कही कि 11 साल पहले उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, और उस इंटरव्यू में उनका ये कहना था कि जिस दिन हमारी हुकूमत आई और इक़्तिदार में हम आए और हमने इनके खिलाफ केसेस बनाना शुरू कर दिए जो करप्शन को एक्सपोज करेंगे, इन लोगों को एक्सपोज करेंगे, तो फिर ये तमाम लोग आपस में मिल बैठेंगे। आज वही हुआ, क्योंकि खान साहब ने हाथ मिलाना नहीं था, फॉर दी ऑब्वियस रीज़न कि अगर आप चोर डाकुओं के साथ हाथ मिला लें तो फिर हमने फिर आज यही बात कर रहे होना था कि मुल्क के अंदर 3 सियासी जमातें हैं जो मुल्क को लूट कर खा गई, करप्शन के केसेस तीनों ने मिलकर बनाए। और फिर अब ये जो म्यूजिकल चेयर लगी हुई है उसमें पहले 2 जमातें थी, अब 3 जमातें हो गई हैं। लेकिन खान साहब ने ऐसा नहीं किया, पाकिस्तान की कौम को एक शऊर दिया, और ये शऊर का सारा क्रेडिट जो है वो लीडर इमरान खान के ज़िम्मे है। ये सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट इनको जाता है। मैंने आज पहली दफ़ा इमरान खान को इस तरह मुखातिब करके कहा, क्योंकि इमरान खान वो शख्सियत है जिसने पाकिस्तान के बच्चे तक को बता दिया कि इम्पोर्टेड हुकूमत किस तरह मुसल्लत की जाती है, इदारे किस तरह मलाइन चीज़ों को मैनिपुलेट करके
और इदारों को इस्तेमाल किया जाता है अपनी मर्जी के। आर्मी चीफ किसने लगवाए इस मुल्क के अंदर? वो इमरान खान नहीं था, वो नवाज शरीफ था जिसे अपनी मर्जी के आर्मी चीफ इस मुल्क में लगवाए। और फिर आर्मी का सियासत में जो किरदार हमेशा से रहा, अब मैं थोड़ा सा शायद सख्त हो जाऊं, लेकिन ये ज़रूरी है, वक्त की ज़रूरत है। दबे अल्फाज में हम बात करते करते हम भी थक गए, लेकिन ये वक्त की ज़रूरत है। लोगों को सच मालूम होना चाहिए कि पहले इंपोर्टेड हुकूमतें और फिर यहाँ पर लोग जिनकी मर्जी से हुकूमतें बनती हैं, उन्होंने क्या किरदार अदा किया। व्यूअर्स, आपको ये बताते चलें कि आज खान साहब ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल दी, और वो ये कहते हैं कि अगर आपके घर पर कोई हमला कर दे, डाकू डाका डालने के लिए आ जाएं, तो फिर क्या आप करेंगे? चौकीदार अगर बाहर बैठा हुआ है, जिसकी ये जिम्मेदारी है कि वो घर को महफूज रखे, जो इस बात की तनख्वाह लेता है कि उसने बेशक उसकी जान भी चली जाए, लेकिन वो सीसा पलाई दीवार बन जाएगा और डाकुओं का मुहासबा करेगा, मुहासरा करेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो डाकू घर के अंदर आ गए और चौकीदार खामोशी से देखता रहा कि भाई मैं ताले तोड़ें, जो मर्जी करें, जिस मर्जी को लूट कर ले जाएं, मैं खामोशी से बैठा रहूंगा। अब ये बात मेटाफोरिकली उन्होंने कही, लेकिन उनका इशारा किसकी तरफ था? व्यूअर्स, याद रखिएगा कि चौकीदार की बात इससे पहले भी लोग कर चुके हैं कि चौकीदार कौन है, और चौकीदार की बात गालिबन फवाद चौधरी साहब ने की थी, लेकिन ये पहला मौका है कि किसी पब्लिक गैदरिंग के अंदर खान साहब ने चौकीदारों को पुकारा। पहले वो न्यूट्रल्स कहते थे, लेकिन अब वो चौकीदार कह रहे हैं। पाकिस्तान हमारा घर है और इस घर की हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी मुसल्लह अफवाज के ऊपर है। चाहे अगर कोई हवा से फ़िज़ा में अगर आकर हमारी फ़िज़ाई हदूद को वायलेट करेगा तो इसका जवाब दिया जाएगा अभिनंदन की शक्ल में। अगर कोई समंदर की हदूद को पार करके आएगा तो हमारी बहरी अफवाज जो हैं वहाँ पर उसको रोकेंगी। और इसी तरह अगर हमारे फिजिकल हार्ड बॉर्डर्स को कोई अबूर करने की कोशिश करेगा तो फिर उसका मुकद्दर गोली होगा, चूँकि वहाँ पर पाकिस्तान का फ़ौजी, पाकिस्तान का खाकी वर्दी पहनने वाला खड़ा है। और उनकी मुराद इन तमाम लोगों से थी जिनका सियासत में किरदार है और रहेगा, और वो पाकिस्तान के मुहाफ़िज़ों से, क्योंकि चौकीदार भी मुहाफ़िज़ होता है, वो घर का मुहाफ़िज़ होता है। हमारी सरहदों के जो मुहाफ़िज़ हैं वो पाकिस्तान की रखवाली कर रहे हैं। ये उनसे सवाल किया गया कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया, आप क्यों आगे नहीं बढ़े, और घर की हिफाजत जो है वो आपकी जिम्मेदारी थी, क्योंकि बाहर से कुछ लोग आए, उन्होंने हम पर इस हुकूमत को मुसल्लत कर दिया और आप खामोश रहे। अब अमेरिका जब रजीम चेंज करता है तो इसका बुनियादी मकसद क्या होता है? इसका मकसद ये नहीं होता कि वो मुल्क के अंदर कोई इनकलाब चाहता है या उस खित्ते के लोगों के लिए कोई बेहतरी की बात करता है। अफगानिस्तान में व्यूअर्स जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। 20 बरस गुजर गए लेकिन दहशतगर्दी ख़त्म नहीं हुई। अमेरिका खुद ख़त्म हो गया वहाँ से, उसका नामो निशान मिट गया, लेकिन वो वहाँ से अफगानिस्तान की बहाली के लिए कोई काम नहीं कर सका। इराक़ के अंदर ये तमाम लोग गए, बड़े इन्होंने नारे लगाए कि हम वॉर अगेंस्ट टेरर और पता नहीं क्या क्या, लेकिन इसके बावजूद क्या हुआ? अफगानिस्तान के हालात जो हुए वही इराक़ के हैं। दुनिया में जहाँ जहाँ भी अमेरिका गया उसने कोई अच्छी मिसालें नहीं छोड़ी, और वहाँ की आवाम आज भी एक बनाना रिपब्लिक बनी हुई है। उनकी अपनी कोई हुकूमत नहीं, कोई इकॉनमी नहीं। आज कोई तसव्वुर कर सकता है कि अफगानिस्तान में ज़ल्ज़ला आया, अब उस हुकूमत के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है कि वो अपने मुल्क को लोगों को महफूज रख सके, उनकी बहाली के लिए काम कर सके। आज वो कशकोल उठाए पूरी दुनिया की तरफ देख रहा है। पाकिस्तान ने भी इमदाद का ऐलान किया। ऐसा क्यों है? अगर अमेरिका 20 बरस वहाँ पे रहा तो इंफ्रास्ट्रक्चर बना देता, लेकिन वो पैसा किसी और की जेब में जा रहा था। अमेरिका रजीम चेंज करता है अपने मकासद के लिए। इस खत्ते के अंदर वो चाहता है कि उसे बेसिस मिल सकें, और आप देखिएगा कि इसी दौर के अंदर अमेरिका को बेसिस मिलेंगी, और ये ऐसी खबरें छुपाई अगर जा रही हैं तो वो भी मंजर आम पर बहुत जल्द आ जाएंगी जब अमेरिका को पाकिस्तान हवाई अड्डे देगा, जहां से वो अफगानिस्तान के अंदर अपने ऑपरेशंस को जारी रखेंगे। और आज खान साहब ने इसके हवाले से बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात कही है, और जनरल औरकज़ई की उन्होंने मिसाल दी। अगर आप सर्च करें जो अफगानिस्तान जो कोड था, वज़ीरिस्तान जो कोड था, उसमें आपको पता चलेगा कि ये किस लिए किया गया। वज़ीरिस्तान कोड गालिबन 2005 की ये बात है, और जब एक ख़ास किस्म का रेजिस्टेंस पाकिस्तान की फ़ौज को उसको सामना करना पड़ा, वज़ीरिस्तान के जो लोग हैं वो बखूबी जानते भी हैं कि वहाँ पर किस किस्म की
किस किस्म का एक रेजिस्टेंस मौजूद था और पाक फौज ने कितनी कुर्बानियां दी। हमारे जवान शहीद हो रहे थे और हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था कि हम उसको रोक सकें। और फिर एक जो लोग जिनको सपोर्ट हासिल थी तालिबान की, वहाँ से सपोर्ट मिलती है और पाकिस्तान की अफवाज को, पाकिस्तान की जो लोकल पुलिस थी उसको शहीद किया जा रहा था, लेकिन ज़्यादा शहादतें जो थी वो पाकिस्तान आर्मी की थी। और जनरल औरंगज़ई ये कहते हैं कि हमारे पास कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं था सवाए इसके कि हम एक पीस वहाँ पे एग्रीमेंट करते, और वो एग्रीमेंट हुआ जिसे वज़ीरिस्तान एग्रीमेंट कहा गया। अब वो ये कहते हैं, और ये पाकिस्तान की कौम को सुनना बड़ा ज़रूरी है, वो ये कहते हैं कि अमेरिकन आकर बैठ गए और उन्होंने सवाल किया कि ये वज़ीरिस्तान एकॉर्ड क्या है, क्यों हो रहा है। तो फिर एक्सप्लेन किया गया कि जनाब हमारी फ़ौज मर रही है और हम अपनी फ़ौज को किसी सूरत भी मरने नहीं देंगे। तो फिर जवाब आगे से क्या मिलता है, और ये बात शायद आपको आज खान साहब ने तो ये बात कही, वैसे आपको कुछ किताबों में भी मिल जाए, और वो लोग जो आई विटनेस थे और जिन्होंने ये वज़ीरिस्तान एकॉर्ड और जो बाखबर ज़राए थे उनसे तो मालूम हो जाए, लेकिन आपको ये बात इस तरह कोई सियासतदान करता हुआ नज़र नहीं आएगा। कहा गया कि वी आर पेइंग यू टू फाइट नॉट फॉर द पीस एकॉर्ड। ये एक जनरल था जिसने वज़ीरिस्तान एकॉर्ड के हवाले से हमारे मुंह पर तमाचा मारा। अब जवान हमारे मर रहे हैं, लोग हमारे शहीद हो रहे हैं, हम अपना खून किसी और की जंग में बहा रहे हैं, ये कहाँ का इंसाफ है। और मुशर्रफ साहब ने जो गलत काम किए उसमें गलत काम ये भी था कि हम एक पराई जंग में अपने आप को लेकर चले गए। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि जर्नल्स जो हैं, जितने भी हों जर्नल, जितने भी पाकिस्तान में आए, उनका झुकाव हमेशा से अमेरिका की तरफ रहा। अब एक फ़ोन कॉल के ऊपर ढेर हो जाएं और आप फैसला कर लें कि आपने अफगानिस्तान के अंदर कैसी जंग लड़नी है, आपने क्या फैसिलिटेट करना है। इब्तदाई तौर पर ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि कहा गया कि लॉजिस्टिकली हम प्रोवाइड करेंगे, रास्ता देंगे नेटो फोर्सेस को, उनका सामान यहाँ से जा सके, लेकिन बाद में ड्रोन हमले भी होना शुरू हो गए। और जब कोई बम गिरता है तो वो ये नहीं देखता कि ये किस मुल्क के ऊपर गिर रहा है, ये नीचे जो लोग बैठे हैं ये दहशतगर्द हैं या नहीं है। उसका काम सिर्फ ये होता है कि वो जहाँ भी गिरेगा वो लोगों को मारेगा, नाहक शहीद करेगा। और फिर लोग हमारे मर रहे थे, 80,000 लोग शहीद हो गए। अब इसका सवाल, इसका जवाब कौन देगा? यानी जो उस डॉलर हमें मिले वो 80,000 लोगों के खून के बदले मिले। तो खान साहब की जंग ये है। खान साहब का लोगों के सामने जाकर बार बार चौकीदारों को, मुहाफ़िज़ों को, और फिर साथ साथ जो सिपा सलार हैं, न्यूट्रल्स को बार बार ये कहना, वो इसलिए कि कौम अब जाग चुकी है, कौम जानती है कि कौन किस किस्म का किरदार अदा कर रहा है। अब इम्पोर्टेड हुकूमत जिसका जिक्र किया जा रहा है बार बार, जिसको मुसल्लत किया गया, अब ये घर जिसकी हिफाजत कुछ लोगों की जिम्मेदारी है, अगर बाहर से कोई इन्वेड करता है और आप उसको ना रोकें और आप कहेंगे जनाब हम न्यूट्रल रहेंगे, तो फिर कौम आपसे सवाल करेगी कि जिस कौम की हिफाजत के लिए आपको मामूर किया गया, आप वो अपना काम क्यों नहीं कर रहे। व्यूअर्स, आपको ये बताते चलें कि खान साहब की तकरीरें, यकीनन वो बार बार न्यूट्रल्स का नाम ले रहे हैं। मैं उस दिन से डरता हूं जिस दिन वो कहेंगे कि जनाब वो कौन शख्स था जिसने इम्पोर्टेड हुकूमत की मदद की, अमेरिका की मदद की। और इसी तनाजुर में एक बयान सामने आया है असद उमर साहब का, और वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि ताकतों के लिए पैगाम है कि कौम बदल चुकी है, आप भी बदल जाएं। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि मरासला पहली बार आया और ना ही रजीम चेंज पहली बार हुई। एक तरफ अमेरिका का मफाद है कि इसराइल को मुतारफ कराया जाए, तो दूसरी तरफ अमेरिका चाहता है कि इस खित्ते में भारत की आज़ादारी को कबूल किया जाए। और फिर उन्होंने खुर्रम दस्तगीर साहब का भी शुक्रिया अदा किया। और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि वो जिस तरह साजिश, और यानी अब इमरान खान के बयानिया दिन ब दिन इसमें ये मजबूत हो रहा है। मैंने कल अपने प्रोग्राम के अंदर 3 चीज़ें आपके सामने रखी थी कि एहतसाब ऑर्डिनेंस आ जाता है, तरमीमी बिल ख़त्म कर दिया, यानी अब एहतसाब किसी का नहीं होगा, लोगों को जिस ख़ानदान को फ़ायदा होना था वो पहुँचा दिया गया। फिर इम्पोर्टेड हुकूमत, फिर महंगाई का बयानिया। और अब ये लोग जिस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं, इससे नुकसान किसका हो रहा है? सबसे ज़्यादा इनकी अपनी सियासत का नुकसान हो रहा है। और लंदन में बैठे हुए एक भाई साहब को इसका ऐसा ख्याल भी आ रहा है। और ये जो आर्मी चीफ की तकर्री का मामला है, अब मामलात इसके ऊपर डीलिंग की तरफ जा रहे हैं, याद रखिएगा। और डील कौन कर रहा है? पाकिस्तान की अवाम आप जान चुकी है। अगर कुछ लोग ये समझते हैं ना कि इस पर डील नहीं हो रही,
जनाब डील हो रही है और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की डील हो रही है कि अगला आर्मी चीफ कौन होगा। और फिर आखिर में एक दरख्वास्त दायर की गई है, जमा करवाई गई है, जिसमें शहबाज स्पीड के खिलाफ मुकदमे की इस्तदा की गई है और मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि PTI के आज़ादी मार्च के लिए पुरअमन तौर पर निकले पुलिस ने पुरअमन शुरा पर बदतरीन तशद्दुद किया। और वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ मुकदमे की दरख्वास्त ये जमा करवाई गई है, जिसमें वज़ीर दाखिला, IG इस्लामाबाद और दीगर हुकाम के खिलाफ भी कार्रवाई की इस्तदा की गई है और दरख्वास्त आज़म सवाती साहब की तरफ से जमा करवाई गई है। देखें, जब अदालतें जब मुल्क के अंदर तमाम लोग मिलकर बैठ जाएंगे और इंसाफ नहीं मिलेगा तो फिर अदालतों की तरफ पाकिस्तान की पूरी कौम जो है वो देख रही है। अब दरख्वास्त आई है, देखते हैं कि इसके ऊपर क्या होता है। व्यूअर्स, ये हमारा आज का शो था। अपने कमेंट्स भेजिएगा और अगली वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कुछ इंकशाफात किए गए इजाज़ुल हक की तरफ से और मेरे पास जो रिपोर्ट मीडिया में हुए हैं उससे ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन मौजूद है, मैं आपके साथ शेयर भी करूँगा। और बहुत जल्दी इंशाल्लाह एक आधे दिन के अंदर हम अपना एक मोबाइल नंबर भी आपके साथ व्हाट्सएप नंबर शेयर करेंगे, जिस पर आप अपने पैगामात भेज सकते हैं और वीडियो मैसेजेस, ऑडियो मैसेजेस भेज सकते हैं, सवालात भेज सकते हैं। इंशाल्लाह हम उसे अपने इस प्लेटफॉर्म में लाजमी शामिल करेंगे। और एक सीरीज़ मैं शुरू कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंट्री सीरीज़, जिसमें टॉपिक आप सजेस्ट भी कर सकते हैं और फिर उसके ऊपर हमारी जो टीम है हम उसके ऊपर काम करेंगे और आपके सामने कुछ हक़ाइक़ भी लेकर आएंगे। पहली जो सीरीज़ आपके सामने हम पेश करने जा रहे हैं एक आधे दिन के अंदर, रजीम चेंज क्या होती है और अमेरिका ने रजीम चेंज में अपना क्या किरदार अदा किया, इस पर एक तफसीली डॉक्यूमेंट्री आप इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर देख सकेंगे। व्यूअर्स, अपने कमेंट्स भेजिएगा, अपनी सजेशंस भी आप भेज सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।